ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज उन एसएससी छात्रों का दर्द हम देश के सामने रखेंगे जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठी डंडों के दम पर हटाने की कोशिश की जाती है। रामलीला मैदान की मिडनाइट स्टोरी क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। पूजा पाल को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। क्या पूजा पाल के जरिए बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। बिहार के चुनाव में सुपर फूड मखाना कैसे पॉलिटिकल टूल बन गया है, मखाना के नाम पर हो रही राजनीति और मखाना किसानों के मन की बात आज आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, पानी से खेलोगे तो जान से जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जिसकी सोशल मीडिया पर तो काफी ज्यादा चर्चा है, लेकिन टीवी न्यूज चैनल में कोई चर्चा नहीं हो रही। भारत की बात में आज हम एसएससी छात्रों के आंदोलन की बात करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को दिल्ली पुलिस की लाठी के दम पर कुचलने के आरोप लग रहे हैं। अपनी कवर स्टोरी की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करते हैं। एक तस्वीर धर्म से जुड़ी हुई है जिसपे कांवड़िए आस्था की यात्रा करते हैं, उन पर प्रशासन और सरकार की तरफ से फूलों की वर्षा होती है। दूसरी तस्वीर कर्म से जुड़ी है जहां एसएससी के अभ्यर्थी छात्र देश के युवा सरकार से लगातार नौकरी की मांग करते हैं। उन पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई जाती हैं। इस तस्वीर पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, सोचिए और अपने विवेक और बुद्धि के बल पर इस बारे में विचार कीजिए। तो एसएससी के अभ्यर्थी बीते करीब 3 महीनों से सड़कों पर है। वो लगातार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी या कहें कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अलग अलग मंचों तरीकों से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिस्टम में बैठे किसी अधिकारी, नेता या सरकार के पास उनकी समस्याएं देखने या सुनने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में रविवार को इन अभ्यर्थियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। इसे अगस्त क्रांति प्रदर्शन का नाम दिया गया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। अपनी मांगों वाले बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की, अपनी बात सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि इनकी बात तो किसी ने नहीं सुनी। इसके उलट रात होते होते इनके प्रदर्शन को लाठी के दम पर कुचलने की कोशिश जरूर हुई। ऐसे आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से पुलिस और प्रशासन पर लगाए गए हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान फिर एक ऐसे आंदोलन का गवाह बना जिसे रात के अंधेरे में लाठी के दम पर कुचलने की कोशिश हुई। एसएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि शाम को अचानक हालात बिगड़ गए। प्रदर्शन स्थल की बिजली काट दी गई। पुलिस ने स्टेज पर चढ़कर छात्रों को धक्का दिया, कई युवाओं को नीचे गिरा दिया। छात्रों का ये भी आरोप है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए और प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कोशिश की। रात में अंधेरे की जो वीडियो सामने आए हैं उसमें छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एसएससी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये पुलिस बल जो लगातार जो है वो सीटी बजा रही है, सीटी बजा रहे हैं और यहाँ से हटने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया। पुलिस पीछे हटने के बाद एक बार फिर से आगे आ गई है, प्रशासन एक बार फिर से आगे आ गई है। देखिए लगातार कह रही है प्रशासन की टीम कि आप लोग यहाँ से हटिए। माहौल एक बार फिर से पूरा गर्म हो गया है। इस हंगामे और प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि रामलीला मैदान में करीब 1500 लोग जमा हुए थे। प्रदर्शन की समय सीमा खत्म होने के बावजूद लगभग 100 लोग मंच पर डटे रहे। कई बार उनसे प्रदर्शन स्थल खाली करने और हटने की अपील की गई। बाद में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी खुद वहां से चले गए। अब सवाल यह है कि एसएससी अभ्यर्थी रामलीला मैदान में जुटे क्यों थे।
दरअसल ये लोग लगातार एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि भर्ती परीक्षा और परिणाम में पारदर्शिता नहीं है, समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, परीक्षाओं में बार बार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या परीक्षा आयोजन कराने वाली वेंडर एजेंसी को लेकर भी है। दरअसल एसएससी की परीक्षा कराने के लिए एडुकेटी नाम की एजेंसी को चुना गया है, लेकिन छात्र और शिक्षकों का कहना है कि ये जो एजेंसी है ये पहले ब्लैकलिस्टेड भी रह चुकी है और ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा होती है एसएससी में, बहुत से इस वक्त छात्र बैठते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उसके लिए तो ये नाकाफी साबित हुई है अब तक पिछली परीक्षाओं में भी, और आने वाली परीक्षाओं के लिए इस वक्त छात्रों को, शिक्षकों को डर लग रहा है। देने के बाद में एडुकेटी को फेज 10 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के लिए डेट मतलब एसएससी ने डेट मतलब अनाउंस कर दी। उसके बाद में एग्जाम हुआ, उसमें क्या है कि जैसे कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, और सेंटर दूर भेज दिया जा रहा है। लोगों को पता लगा सेंटर यहाँ पे है तो किसी को अंडमान निकोबार ऐसे ही। 2023 के रिजल्ट में 2024 के रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली, जिसके लिए अभिनय सर ने भी केस लड़ा, हमें प्री में फिर जाके मौका मिला। तो ऐसी गलतियाँ कब तक आप लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से बच्चों का फ्यूचर खराब करते रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, बाउंसर्स रखे जा रहे हैं जो बच्चों को धमका रहे हैं, और जब वो अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें मार भी रहेंगे। इसके अलावा एसएससी छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक का आरोप है कि परीक्षा के सेंटर कई किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लड़कियों की जो दिक्कत है, जो हम पढ़ाते भी हैं क्लासेस में, वो यही बोलती हैं कि हम पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम सेंटर इतनी दूर गया है तो हम तो पेपर देने ही नहीं जा पाए। अपनी मांगों को लेकर ये लोग पिछले 3 महीने से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी सिस्टम या सरकार के पास इनकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। हालांकि इनके प्रदर्शन को हटाने की बात आती है तो प्रशासन और पुलिस काफी मुस्तैद नजर आते हैं। तो एसएससी के अभ्यर्थियों की मांगे तो नहीं मानी जाती, लेकिन उन पर सियासत खूब होती है। अब प्रदर्शनकारी छात्रों ने जिस तरह पुलिस पर बर्बरता करने और लाठी के दम पर जबरन प्रदर्शन स्थल से हटाने के आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष उनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है और बीजेपी सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिला क्या? लाठियां। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय है और शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसएससी अभ्यर्थियों के साथ हुए इस बर्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, बीजेपी जाएगी, नौकरी आएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस सरकार के दौरान जिस वर्ग ने भी विरोध प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, उस पर बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई। नौजवान सड़क पर अगर आ रहे हैं अपनी वाजिब मांगों को लेकर, उनके अध्यापक भी हैं उसमें, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, बुलाइए, उनसे बात करिए। तरीका यही है लोकतंत्र का, लाठी चलाना थोड़े लोकतंत्र का तरीका। इनकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। डिक्टेटरशिप यही है, सब कुछ हो रहा है और हमारे आसपास हो रहा है, और सबको कहीं ना कहीं दबा के उसकी जुबान को बंद किया जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एसएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कुछ सवाल यहां बनते हैं। इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी प्रदर्शनकारी छात्रों की समस्याओं पर स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहा? अगर छात्र परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं तो क्या उस पर आयोग की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? क्यों छात्रों को आयोग की तरफ से भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की जा रही? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों सरकार की तरफ से कोई इन छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है? क्योंकि जिस परीक्षा को लेकर इतने सारे सवाल और आशंकाएं होंगी, तो उस परीक्षा के आयोजन का मतलब ही क्या रह जाएगा? हजारों युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता। इन सवालों के जवाब तो आयोग और सरकार को देने ही होंगे। एसएससी पर छात्र इसलिए भी उंगली उठा रहे हैं क्योंकि पहले भी आयोग की तरफ से कराई गई कई परीक्षाएं विवादों के घेरे में आ चुकी हैं। जुलाई 2025 में
एसएससी ने अपनी परीक्षाओं के मीडियम में बदलाव किया, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और विरोध हुआ। साल 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 2 परीक्षा में पेपर लीक होने और गड़बड़ियों के आरोप लगे। साल 2017 में भी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप लगे। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। यहां एक आंकड़ा और आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि नौकरी के लिए सड़क पर उतर रहा देश का युवा किन परेशानियों से गुजर रहा है। पिछले 7 सालों में 2017 से लेकर 2024 तक देश में अलग अलग पेपर लीक के 70 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इन 7 सालों में पेपर लीक की वजह से अलग अलग राज्यों में करीब 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक के वायरस ने देश की परीक्षाओं को इस तरह चपेट में ले रखा है कि हर एग्जाम सवालों के घेरे में आ रहा है। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने इलेक्ट्रिकल विभाग में जूनियर इंजीनियर पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। 35 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन एक केंद्र पर परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इसके पीछे खराब मौसम का हवाला दिया गया। बाद में बोर्ड ने पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया। अब नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड ने खराब मौसम को विलेन बनाकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है, लेकिन छात्र और राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल किया गया है। अब छात्र इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। 5 मार्क्स भी माने रखना है। तो 1 खोले, 2 खोले, 10 खोले, 100 खोले, वो एक ही बात है। ठीक है? हाँ, उसका हमें अंदाजा है। नाउ relying on the report of those who were present at that point of time, एक इंसिडेंट रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, राइट, which goes in your favor, राइट। तो वो बोर्ड के सामने रखी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, बोर्ड डिसीजन ले लेगा। तो देश में आयोजित होने वाली ज्यादातर बड़ी परीक्षाएं अब गड़बड़ी या पेपर लीक वाली अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि एसएससी में सुधार और पारदर्शिता की मांग छात्रों का हक है। सरकार को चाहिए कि उनकी आवाज दबाने की बजाय समाधान निकाले। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। ये दमन है, कानून व्यवस्था नहीं। इस देश में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बिना घपले घोटाले के संपन्न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख करते हैं। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल है। पूजा पाल की इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा है। पूजा पाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हैं। पूजा पाल क्योंकि पिछड़ी जाति से आती हैं, ऐसे में पूजा पाल पर पीडीए पॉलिटिक्स का मीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। पूजा पाल को लेकर उस वक्त यूपी की राजनीति में घमासान तेज हुआ जब उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। अगर कुछ होता है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वाले हत्या करा देंगे और जेल हम चले जाएंगे। ये मामला अब गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के आरोपों की जांच कराने के लिए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो पूजा पाल ने भी गृह मंत्री से जांच की बात कही है। इस पूरे विवाद की धुरी पीडीए पॉलिटिक्स है। पीडीए पॉलिटिक्स का विस्तार से विश्लेषण करने से पहले आपको पूजा पाल की चिट्ठी पर अखिलेश यादव का सबसे नया बयान सुनना चाहिए। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, या कोई बंसल है, कोई सुना है। दरअसल पूजा पाल और अखिलेश यादव के बीच चल रही ये सियासी लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, निष्कासन तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बड़ा खेल पीडीए पॉलिटिक्स का नजर आता है। पूजा पाल पिछड़ा वर्ग से आती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सकती है। वो पूजा पाल को साथ जोड़कर अखिलेश यादव के पीडीए दाव की काट खोज सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ पीडीए पॉलिटिक्स को धार दे रहे हैं। पीडीए पाठशाला से लेकर पीडीए वर्गों के साथ अन्याय तक योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश पूजा पाल के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए एजेंडा को टारगेट करने की नजर आ रही है।
पूजा पाल की चिट्ठी में पीडीए का जिक्र है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी पूजा पाल के ट्वीट में पीडीए का जिक्र है, क्योंकि यूपी में पीडीए लगातार सत्ता की धुरी बना हुआ है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पीडीए का मुद्दा अहम होने वाला है। जिसके पाले में पीडीए का वोट गया, समझो सत्ता की तरफ उसका पलड़ा भारी हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में इसका असर देख चुके हैं। अब पूजा पाल भी उसी पीडीए में शामिल जाति से आती है। समाजवादी पार्टी उन्हें निकाल चुकी है, वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रही है, इसलिए एक बार फिर पीडीए की राजनीति गरमा रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। अटकलें हैं कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती है। इसे बीजेपी के अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स की काट के तौर पर देखा जा रहा है। तभी तो बीजेपी ने पूजा पाल का नाम लेकर पीडीए का जिक्र किया। पूजा पाल जी की, जिसे कह सकते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, उनका क्राइम क्या था? पूजा पाल जी पीड़ित है उस गुंडेराज माफिया राज से जिसको समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ अखिलेश जी ने वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार का व्यवहार किया है, उसको जवाब देना होगा कि एक ऐसी बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का वोट तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। अखिलेश को भी पता है कि पीडीए के दम पर वो यूपी के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, उससे अखिलेश की उम्मीद और बढ़ी है। साल 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 18.11% था, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 33.59% हो गया। समाजवादी पार्टी ने 2024 में यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी। इन 37 सीटों पर 21 सीट पर ओबीसी, 7 सीट पर दलित, 4 सीट पर मुस्लिम और 5 सीट पर उच्च जाति के उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल भी पिछड़ा वर्ग से हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी की नाव पर सवार होती हैं तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसा होने पर पीडीए में सेंध लग सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अगर पूजा पाल ने कमल थामा तो इसके कई मायने भी होंगे। पूजा पाल के जरिए बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। पूजा पाल को साथ लाकर बीजेपी उनकी जाति के पाल वोटरों को संदेश दे सकती है। पिछड़ा वर्ग से आने वाली पूजा पाल बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकती है कि एसपी की नजर सिर्फ पीडीए के वोट पर है, उनके विकास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये सब वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनके चरित्र को प्रदेशी जनता अच्छी तरह जानती है। हम सब माननीय विधायक पूजा पाल जी के साथ हैं, पूरा प्रदेश पूजा पाल जी के साथ है। पीडीए की लोग बात करते हैं और पूजा पाल जैसी महिला का वो सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल उन्होंने सही बात कह दी तो उसके लिए उनको सजा दे रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर सारी लड़ाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट की ही है। अब पूजा पाल का अगला कदम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच लेटर वॉर का राउंड 2 जारी है। पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि एसपी ने माफिया अतीक, उसके परिवार को बचाने के लिए उन्हें निकाला, जिस पर समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि उनके सारे आरोप निराधार और अमर्यादित हैं। पूजा पाल ने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने हत्यारों को टिकट देकर अपमानित किया। इस पर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने तो उनका साथ दिया। पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अमित शाह से न्यायिक जांच की मांग की है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पूजा पाल के आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वही मार देंगे बीजेपी वाले, हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं। आखिर पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल का क्या दोष क्या है? अगर उसने तारीफ करी है तो सही किया है,
हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। हमारी अगली खबर सुपरफूड हब कहे जाने वाले बिहार से है। सीमांचल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मखाना किसानों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मखाना किसान एक बार फिर से प्रदेश की चुनावी राजनीति के केंद्र में है। 2025 के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मखाना किसानों पर फोकस बढ़ गया है, क्योंकि बिहार में मखाना सिर्फ एक पौष्टिक फूड नहीं है, बल्कि इसमें वोटों वाला विटामिन भी है। यही वजह है कि राहुल गांधी के मखाना किसानों के साथ संवाद ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जैसे ही भागलपुर से निकलकर सीमांचल के कटिहार पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी उन मखाना किसानों के बीच थे जो 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे। बिहार में चुनाव के समय एक बार फिर मखाना ट्रेंड हो रहा है। वही मखाना जिसे सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसे ही समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पूर्णिया में उन किसानों के बीच पहुंची जो मखाना उगाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर कल राहुल गांधी गए थे। ऐसे ही एक खेत में हम आपको लेकर आए हैं जहां पर मखाने की खेती होती है, और इस वक्त आप देखिए कि जो किसान हैं वो खेत से मखाना निकाल रहे हैं। जिस मखाने से आप खीर बनाते हैं, जिस मखाने को आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, जिस मखाने को आप स्नैक्स के तौर पर खाना पसंद करते हैं, उस मखाना किसानों का दर्द आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मखाना को पहले खेत में पानी भरकर उगाया जाता है। इसके बाद इस प्रोसेस में लगे लोग 8 से 10 घंटे आग की भट्टी के पास काम करते हैं। एक दिन में 5 से 6 लोग मिलकर 1 क्विंटल मखाना तैयार करते हैं, जबकि किसान को इस मखाने के लिए करीब 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा मिलता है। आपको लगता है कि मार्केट के हिसाब से कोई सही पैसा मिल पा रहा है? सही क्या मिलेगा मार्केट के हिसाब से, पर मजदूरी खट करके ऊपर कर लेते हैं। फायदा क्या होगा, जैसे था वैसे हो रहा है, परिवर्तन तो कुछ नहीं देख रहे हैं। ये छोटी छोटी भट्टियां हैं, इसी तरह से जलती रहती हैं, और इसी तरह से मखाना प्रोसेस में लगे लोग इनके सामने बैठे रहते हैं। कितना घंटा आप लोग काम करते हैं डेली? मानिए 10 घंटा लगभग। हाँ, ऐसी आग की भट्टी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, लेकिन किसान और मजदूर इससे मुनाफे का सिर्फ 1% कमाते हैं। मखाना खाने से सेहत में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही चमत्कार की राजनीतिक दल के नेता भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जिस सीमांचल में मखाना की खेती होती है, वहाँ राजनीतिक मखाना कैसे पक रहा है अभी भी समझिए। साल 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 12 सीटें जीती। इस पर बीजेपी को 8 और जेडीयू को 4 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी। आरजेडी को 1, कांग्रेस को 5 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट गई थी। दरअसल सारी लड़ाई सीट की ही है, और इसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी अच्छे से समझते हैं। जिले के केशव राय पाटन से अनंतपुरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये बारिश और बाढ़ के पानी में बह गया है। गई 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 उधर
इस वक्त मॉनसून अपने पीक पर है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की हर दिशा में जमकर बरस रहा है। मॉनसून तो वो खुशखबरी है जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान करता है, क्योंकि बारिश देश की रीढ़ की तरह काम करती है। लेकिन इस साल मॉनसून के महीने में जो तस्वीरें कोने कोने से आई हैं, वो त्राहिमाम की कहानी सुना रही है। फिर चाहे वो मैदान हो या फिर पहाड़, पानी जब तबाही बनकर दस्तक देता है तो तस्वीर कितनी विकराल, कितनी भयानक होती है, ये हम उत्तराखंड के धराली से लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक देख चुके हैं। जब बड़े बड़े पहाड़ से लेकर इमारतें तक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। बावजूद इसके देश के आम नागरिक पानी की इस ताकत को नजरअंदाज कर खिलवाड़ करने पर आमादा हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पानी जब रफ्तार के साथ आता है तो सब कुछ लील जाता है, और जो लोग ये भूल जाते हैं उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जान की सलामती के लिए पानी से खिलवाड़ मत कीजिए। देश भूला नहीं है उत्तराखंड के धराली में हुई उस तबाही को, जब प्रचंड वेग के साथ आया पानी पूरे गांव को ही लील गया था। अगर देश नहीं भूला तो पानी की ताकत को आप क्यों भूल गए? गई 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 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की तस्वीरें देखकर आज भी कलेजा सहम जाता है। किश्तवाड़ में हुई तबाही में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बारिश के महीने में आई जिस तबाही के निशान कभी नहीं मिटेंगे, उसे आप भला इतनी जल्दी क्यों भूल गए? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आम लोग पानी की ताकत को भूलकर अपनी जान को दांव पर लगाकर उफनती धारा को पार करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद हो या फिर राजस्थान का सिरोही, जब जब पानी से खिलवाड़ की कोशिश हुई तब तब इंसान उसकी कीमत चुकाता भी दिखाई दिया है। बावजूद इसके हम रुकते नहीं, खतरा देखकर भी हम संभलते नहीं। और उसके बाद क्या होता है ये बताने के लिए शुरुआत पंजाब के मोहाली से आई तस्वीरों से करते हैं। ओ हट जानी गड्डी यार, ओ हट जानी यार। गई 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 गई, उतर जा, उतर जा, उतर जा। ओ गए, ओ मार दे, कहते छाल मार दे। ओ निकल जा परा, निकल जा परा, निकल जा, निकल जा परा, परा निकल जा यार। तस्वीरों में पानी का बहाव इस बात की गवाही दे रहा है कि रफ्तार कितनी ज्यादा है। दूसरे किनारे पर सफेद जीप के साथ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए, सफेद जीप में सवार दो लोग इस पानी को पार करने की ठानते हैं, जबकि दूसरे किनारे पर मौजूद लोग ऐसा करने से मना कर रहे थे। एक शख्स पीछे खड़ा है जबकि दूसरा ड्राइविंग सीट पर बैठा है। पीछे वाला शख्स हाथ से कुछ इशारा भी करता है और जैसे ही उफनती धारा के बीच जीप उतरती है, उसके 2 सेकंड के भीतर ही पानी उसे पटक कर रख देता है। उतर जा, उतर जा,
उधर जा। फिर से देखिए कैसे 2 सेकंड में जीप के सिर्फ टायर दिखाई दे रहे थे। पानी के वेग में जीप बही जा रही थी और उसके नीचे 2 इंसान अब भी दबे हुए थे। पानी ने जीप को लील लिया था, लेकिन अचानक जीप एक तरफ टिकती है तो एक शख्स दिखाई देता है। निकल जा परा, निकल जा परा, निकल जा, निकल जा परा, निकल जा यार। ओ परा हो जाओ, ओ परा जाओ यार, हमें देख रहे खड़े। ओ काट दो यार उन्होंने। वो शख्स अब भी हाथ उठाकर कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गनीमत ये रही कि जीप पानी में एक पत्थर के सहारे अटक गई थी और फिर जेसीबी से दोनों जीप सवारों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। अब इसे जानबूझकर जान को जोखिम में डालने की सनक ना कहें तो क्या कहें। अफसोस की बात यह है कि सनक की ऐसी ही तस्वीर देश के कोने कोने से सामने आ रही है। राजस्थान के सिरोही में क्या हुआ देखिए। पानी के तेज बहाव के बीच एक जीप पलटी हुई है और जीप में फंसे लोग सुरक्षित किनारे पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? नौबत इसलिए आई क्योंकि सड़क पर पानी का कब्जा हो चुका है और इस खतरे को नजरअंदाज करके जीप जब पानी में उतारी गई तो संतुलन खो बैठी। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। रस्सी और लोगों का सहारा होने के बावजूद संतुलन बना पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। जीप में एक महिला भी सवार थी जो बिल्कुल मुहाने पर अटकी है। सबसे खतरनाक तस्वीर तब सामने आती है जब बचाने वाले और फंसे हुए लोग एक साथ बहने लगते हैं। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के सिरोही में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बहाव वाले इलाकों और उफान पर चल रहे नालों में वाहन लेकर न उतरें, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। पानी को कम आंका गया, अंदाजा गलत साबित हुआ और नतीजा आफत में फंस गई जान। वो तो गनीमत यह है कि कार अटकी हुई है, वरना क्रेन के पहुंचने से पहले ड्राइवर समेत उसे बहा ले जा सकती थी। सूचना मिलते ही क्रेन बुलाई गई और देखिए कैसे क्रेन से लटककर कार का ड्राइवर बाहर निकला। क्रेन को पकड़कर बाहर आना भी इतना आसान काम नहीं था। अगली तस्वीर देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। तस्वीरें ओडिशा के कोरापुट से आई हैं, जहां एक यूट्यूबर उफनते झरने के बिल्कुल बीच में रील बनाने के लिए खड़ा था। इन तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है, लेकिन सागर खतरे को भांप नहीं पाया। दरअसल सागर अपने साथियों के साथ यूट्यूब चैनल के लिए पर्यटन स्थलों की रिकॉर्डिंग करने कोरापुट गए थे, लेकिन भारी बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया।
झरने में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से सागर एक चट्टान पर फंस गए थे। काफी देर तक चट्टान के पास टिके रहने के बाद सागर तेज धारा में बहते हुए दिखाई देते हैं। अब तक सागर का पता नहीं चल सका है। बार बार ऐसी तस्वीरों को दिखाने का मकसद हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद उस आबादी को आगाह करना है जो ऐसी उफनती धाराओं के बीच मौजूद है और जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में है। अंजाम क्या होता है आप देख चुके हैं, और सिर्फ मैदान पर ही लोग जान जोखिम में नहीं डाल रहे। अगली तस्वीर देखिए जो पहाड़ों से आई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई हैं, जहां एक शख्स कुछ पत्थरों के सहारे मौत के दरिया को पार करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तब पता चलता है जब कैमरा घूमता है। सोचिए, अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो ये शख्स सीधे पानी के साथ बहते हुए गहरी खाई में जा सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उफनते नाले में जान जोखिम में डालने वाला ये शख्स एक अध्यापक है जो इस तरह का खतरा मोल लेकर स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई बार मजबूरी में भी लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब गुजरात के अहमदाबाद से आई तस्वीर देख लीजिए। एक एसयूवी कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है। सनरूफ वाली इस कार में फंसे लोग छत के रास्ते बाहर आकर सुरक्षित निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि एसयूवी चालक को लगा कि वो कार लेकर पानी को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार फंसी तो उसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं सवार थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चंबा में बादल फाड़ तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। जैसे ही पहाड़ का हिस्सा गिरने लगता है, बाइक सवार वहां से रफ्तार भरने लगता है। कुछ इंच का फासला ना होता तो जान खतरे में पड़ सकती थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां आफत की बारिश के बीच पूरा पुल ही टूटकर नदी में जमींदोज हो गया। यह पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल था, जो नदी का तेज बहाव सह नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। लोगों का घर आधे से ज्यादा डूब चुका है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हालात ये है कि लोगों ने अपने घर की छतों पर ही आसरा ले रखा है, क्योंकि जमीन पर तो पानी का कब्जा हो चुका है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी की इतनी तेज रफ्तार और उसका शोर सुनकर हर कोई डर गया। मूसलाधार बारिश में राजस्थान का सीकर गोते लगाने लगा। ये देखिए, घुटनों तक पानी भर चुका है। दुकान, मकान, सब कुछ लबालब हो गए। एम्बुलेंस तक पानी में डूबी हुई है। राजस्थान बाढ़ की मार से कराह रहा है। मेरे कम से कम 4 फुट पानी है। आप देख सकते हो गाड़ी का कितना पानी है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं।
सवाई माधोपुर से दौसा जाने वाला स्टेट हाईवे बाढ़ में डूबा हुआ है। हाईवे पर 4 फीट पानी है। देखिए गाड़ियां कैसे आधी डूबकर इस रास्ते से गुजर रही हैं और कई बार संतुलन भी खो रही हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग इस हाईवे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं जो पूरा हाईवे है वो डूबा हुआ है और करीब 3 किलोमीटर एरिया तक इसी तरीके से बीच बीच में इस हाईवे पर पानी भरा हुआ है। भाई इतने पानी में आप आ रहे हो और डर नहीं लग रहा? फैमिली में कोई इमरजेंसी, उसकी वजह से इधर से उधर कुछ सामान लेने के लिए आए हैं? हाँ, पेट्रोल लेने के लिए आए हैं ना। पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। तो आसपास गांवों में भी पानी भरा हुआ है? आसपास गांवों में बहुत अधिक पानी भरा है, यहाँ से अधिक वहाँ पर है। वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं अभी। दरअसल जो सूरवाल बांध है बारिश की वजह से ओवरफ्लो है और ओवरफ्लो होकर जो पानी है वो इस तरीके से हाईवे पर बह रहा है, इसके साथ साथ गांवों और कस्बों में बह रहा है, तबाही मचा रहा है। बाढ़ में जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। जान जोखिम में मत डालिए, ये कहना आसान है, लेकिन उनसे पूछिए जिन्हें रोज बाढ़ के पानी से लड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से सामने आई, जहां बाढ़ ने स्कूल बस का रास्ता रोक रखा है। बच्चे बस से उतरते हैं और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर पानी का कब्जा हो चुका है। सड़क के दूसरे किनारे पर माता पिता मौजूद हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें बच्चों को पानी के बीच से दूसरे किनारे तक ले जाया जा रहा है। हम एक बार फिर देशवासियों से कहेंगे कि बारिश के महीने में अपना ख्याल रखें, जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।